हाँ, वेलकम बैक अगेन आरिफ भाई। मेरा परिचय आपसे 2019 में जो है यूट्यूब पे से हुआ था। और तब मेरा परिचय ये था कि आप जो है मूलतः पाकिस्तान के हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और अब जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, और आप बराबर जेनेवा और जाकर जो है इन सब पे जो है जो पाकिस्तान की एथनिक माइनॉरिटी हैं उस पे आप बात करते हैं। तो मेरा पहला जो सवाल आपसे ये है कि आरिफ भाई, जो हम भारतीय हैं, जो हम जितना हम पढ़ते और सुनते हैं, उसमें देखते हैं कि चाहे पठान हो, पख्तूनवाले हो, चाहे बालोची हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, ये जितने एथनिक आपके पाकिस्तान में है, वो क्यों प्रताड़ित जो है वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट से कह लीजिए, और उस इस्टेब्लिशमेंट को पंजाबियत भी उसको एट पार माना जाता है। तो इसके बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को जो है इसके बारे में विस्तार से कुछ पता लगे। इससे पहले इससे पहले जो आधे घंटे का हमने प्रोग्राम किया अजीत भाई के साथ, उसके हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि मेरे इस यूपी के आप होस्ट हैं। आपने जो बड़ा उपकार किया वो लखनऊ दिखा के नहीं किया, वो मथुरा और अयोध्या जी की हमें दर्शन कराए, जो यात्रा कराई, वो यादगार रहेगी, सारी ज़िंदगी याद रहेगी। और लखनऊ एक तहज़ीब, हम सुनते थे कि लखनऊ एक तहज़ीब वाला शहर है, दुनिया की जो सारी तहज़ीब है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ तहज़ीब सारी शुरू होती है। वो मुझे नज़र आ गई इधर, लखनऊ के लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मैं मेरे लिए सारी ज़िंदगी वो चेरिश करूँगा। आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखें, पाकिस्तान है ना, उसको मैं एक बनाना रिपब्लिक कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि आप गूगल पे डालें बनाना रिपब्लिक मीनिंग, तो वो उसके जो मीनिंग बताता है ना, वो एज इट इज़ आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए बनाना रिपब्लिक इज़ पाकिस्तान। क्यों है? इसलिए है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे रूल कर रहा था, तो अंग्रेज़ कई लॉर्ड्स के, कई एमपीज़ के आपको पुराने बयान मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल होते हैं, कि इंडिया है ना वो बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री है। यहाँ का आम आदमी, मतलब एक रिपोर्ट है कि दुनिया का जो जितना जितना ही गोल्ड है ना पूरी दुनिया में, उसका 11% इंडियन हाउस होल्ड में, मंदिरों में और स्टेट के पास अलग। ये एक प्रॉस्पेरस कंट्री है, रिच इन रिसोर्सेज है, रिच इन ह्यूमन रिसोर्सेज है। कि अगेन मैं वही बात करूँगा कि जब दुनिया में स्कूल नहीं थे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी। यहाँ के जो आयुर्वेदिक और वैदिक जो नॉलेज है, तो इनको डर था कि जब ये इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया से जाएगा तो इंडिया कुछ ही साल में सबको पीछे छोड़ देगा और एक सुपर पावर बनेगा। तो चूंकि गोरा अंग्रेज़ जो है वो 100 साल पहले की प्लानिंग करता था, उसने उसी वक्त ये प्लानिंग कर ली थी कि हमें जब ये जाना है ना, तो दो चीज़ें करके जाना है यहाँ से। एक तो इसके हिस्से बिखरे कर देने, दूसरा इनको आपस में लड़ाने के लिए कुछ इश्यूज छोड़ के जाने हैं। और यही इन्होंने वर्किंग शुरू की। कराची नाम की एक बस्ती होती थी मछेरों की, बलोच मछेरे वहाँ पे रहते थे, बस्ती थी, किसी ने नाम तक नहीं सुना था। जैसे मेरा गांव आजक है छोटा सा, ऐसे छोटी सी बस्ती थी। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे इंडिया को तोड़ना है, तो इसलिए यहाँ के इलाके के लिए कोई पोर्ट है नहीं, पाकिस्तान जो आज का है, तो उसके लिए कराची को डेवलप किया। वरना उस वक्त मुंबई जो थी वो पूरे ट्रेड, इस पूरे रीजन की जो रीढ़ की हड्डी थी। तो कराची को बाकायदा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की डिज़ाइंस पे बनाया गया। वहाँ पे ट्राम, डबल डेकर बस, पूरा म्यूनसिपैलिटी सिस्टम बनाया गया। और उसके बनाने में जो किरदार अदा किया ना, वो मुसलमान नहीं थे, वो थे हिंदू सिंधी, हिंदू गुजराती जो बिजनेसमैन थे। इसके अलावा पारसियों का बड़ा किरदार रहा उसके डेवलपमेंट में। तो इन दोनों कम्युनिटी ने मिल के वहाँ पे डेवलपमेंट की और एक कराची नामी शहर बनाया। अब जब अंग्रेज़ जाने लगा तो इन्होंने कहा कि देखें, ओरिजिनल इंडिया जो होना चाहिए ना, वो ब्रिटिश इंडिया था। इन्होंने कहा इसके चारों तरफ हिस्से कर दो। इन्होंने पहले तो सर काटा, नेपाल और भूटान नामी दो रियासतें बना दी। फिर ईस्ट और वेस्ट साइड के हाथ काटे। इन्होंने कहा इस तरफ भी पाकिस्तान, इस तरफ भी पाकिस्तान, अब इस तरफ वाला बांग्लादेश हो गया। इन्होंने कहा नीचे से पाँव काटो, श्रीलंका को अलग देश बनाओ। नॉर्मली ब्रिटिश इंडिया जब एक था तो आज़ाद क्यों एक नहीं हुआ? तो इन्होंने ये किया। दूसरा इन्होंने ये किया
कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़ के गए कि प्रिंसली स्टेट्स के नाम पे इन्होंने कहा ये 500 हैं, इनकी मर्जी है ये क्या करें। ये तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल जी और कुछ लीडरशिप ऐसी थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सबको एक साथ यूनाइट किया। आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का ईस्ट लेग था जहाँ पे 54-55% पॉपुलेशन थी, वेस्ट पे 45 40 और 50 के बीच में पॉपुलेशन थी। पावर थी पंजाबी आर्मी की, ऑन द माइट ऑफ इट्स मिलिट्री वो, क्योंकि अंग्रेज़ की फ़ौज में राजपूत भी थे, सिख भी थे, सब थे, लेकिन अंग्रेज़ की सबसे वफादार कुत्ते की तरह जो इनके चलवे चाटते थे वो मुसलमान पंजाबी थे। उस पंजाबी फ़ौज को 1946 में, 47 में नहीं, 46 में फ़ौज का डिवीज़न हुआ था। भारत का डिवीज़न 47 में हुआ है। फ़ौज का डिवीज़न आप रिकॉर्ड देख लें, 1 साल पहले हो गया था और मुस्लिम फ़ौज को पाकिस्तान भेज दिया था। जो पाकिस्तान की फ़ौज बनी, वो सारे पंजाबी थे, कुछ इसमें पख्तून थे, लेकिन पावर सारी पंजाबियों की थी। पंजाबी फ़ौज ने पाकिस्तान बनते ही पहला ख़तरा देखा कि आबादी के लिहाज से बंगाली ज़्यादा हैं। इनको तोड़ने के लिए जिन्ना पे पहले तो कंट्रोल हासिल कर लिया। जिन्ना वाज़ ऑन डेथ बेड और वो मर रहे थे और उनको किसी चीज़ का इतना ज़्यादा वो था नहीं। पंजाबी आर्मी ने उनसे फैसला कराया पहला कि उर्दू विल बी नेशनल लैंग्वेज। टोटल पाकिस्तान की उस वक्त की पॉपुलेशन की 4 या 5% पॉपुलेशन उर्दू बोलती थी। बाकी 50% से ज़्यादा तो बंगला स्पीकिंग थे, उनको उर्दू आती ही नहीं थी। फिर सिंधी थे, पंजाबी थे, पख्तून थे, बलोच थे, लेकिन उर्दू इम्पोज की गई जहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में रिवॉल्ट शुरू हुआ। उस रिवॉल्ट को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो इंडिया से ब्यूरोक्रेसी ने माइग्रेट किया था, महाजिर इस यूपी से, सीपी से, बिहार से, मद्रास से, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सब जगहों से जिन्होंने माइग्रेशन की थी, उनके साथ मिल के पंजाबी फ़ौज, मुहाजिर ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर बांग्लादेशियों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। 58 में मार्शल लॉ लगता है, तो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाबी फ़ौज वहाँ पे रूल कर रही थी। होते 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 एक वक्त आया कि बंगालियों ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली। और यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि आज़ादी आज भी ना मिलती अगर भारत ने इनकी मदद ना की होती। कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भारत ने उनकी मदद की, क्योंकि उनका जेनोसाइड हो रहा था। उन वहाँ पे पंजाबी फ़ौज रूल कर रही थी, अयूब खान, याया खान, मुसलसल जो मार्शल लॉ पीरियड था, वो लोग तंग आ गए थे, इनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे। इनके रिसोर्सेज कहते थे भूखे नंगे बंगाली हैं। आज बांग्लादेश की तरक्की देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब 1971 में बांग्लादेश बना तो एक पाकिस्तानी रुपए के 8 टके होते थे, आज 2 रुपए का 1 टका है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भूखे नंगे नहीं थे, आपने उनको भूखा नंगा रखा था, सब वहाँ से उठा के लेके आ जाते थे। 65 की जंग हुई ना जब इंडिया पाकिस्तान की, तो बंगालियों को एहसास हुआ कि अब हमारा गुजारा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान ने सारी फौज वेस्ट पाकिस्तान की तरफ लगा दी और ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि फिर ये फौज तो अपने मफाद के लिए है। उन्होंने आज़ादी की, प्योर आज़ादी की लड़ाई शुरू की। हालांकि यही बंगाली थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन फिर वो टू नेशन थ्योरी का जो फेलियर, जो ज़बरदस्त, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ टू नेशन थ्योरी थी। इस भारत देश में हज़ारों साल से, मतलब 1000 साल से हिंदू मुस्लिम साथ रहता था। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 1940 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश दिखा दे। हिंदू जेनोसाइड होते थे, मुसलमान इन्वेडर्स के दौरों में हिंदू जेनोसाइड होते थे। कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश नहीं होता था जैसे बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ। ये सब 40 के बाद जब फैसला हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा, तब हुए। मिलजुल के ये कौम रहती थी, लेकिन टू नेशन थ्योरी का एक अंग्रेज का शोषा छोड़ा गया। बंगाली जब आज़ाद हो गए, बचा पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इसमें पंजाबी अब 55% हो गए, तो इनको अब मुहाजिर की या किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले तो इन्होंने सिंधी प्राइम मिनिस्टर को यूज़ किया। आर्मी जो टूटी फूटी थी, 93,000 इंडिया के कैद में थे। वेस्ट पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा कब्जे में था इंडिया के। उस ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड भुट्टो, जो कि एक अच्छा स्पीकर था, अच्छा नेगोशिएटर था, उसके ज़रिए शिमला में मुआहिदा होता है जिसमें सारी फौज वापस आ जाती है, इलाके सारे खाली होते हैं। अब इनका मकसद पूरा हो गया। फिर इन्होंने अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो के ज़रिए लाए। भुट्टो का इफादियत ख़त्म हो गई।
लटका दिया। ज़िया-उल हक आया, एक शॉविनिस्ट पंजाबी था वो, उसने सा सिंधियों के खिलाफ ऑपरेशन, मुहाजिरों के खिलाफ, सबके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए। बलूचिस्तान 48 से ही अपनी आज़ादी मांग रहा था, क्योंकि बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने वो सॉवरेंटी एक्सेप्ट की थी। पाकिस्तान के कैपिटल कराची में एम्बेसी ऑफ कल्लात, रियासत कल्लात खुल गई थी, लेकिन जिन्ना ने 48 में गन पॉइंट पे एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई खान ऑफ कल्लात से और कब्ज़ा कर लिया। तो बलोच तो तब से आज़ादी मांग रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ मामला ज़िया-उल हक के ज़माने में चले। फ़ायदा आर्मी को कब हुआ? 79 में अफ़गान इशू शुरू हुआ। जब अफ़गान इशू शुरू हुआ तो वेस्ट ने पैसे की भरमार कर दी, पूरे पाकिस्तान में डॉलर आने लगे, पाकिस्तान आर्मी की ईद हो गई। उन्होंने जिहादी पैदा किए और पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। 79 में पाकिस्तानी ₹1 वॉज़ इक्वल टू ₹1.5 इंडिया। आज पाकिस्तान का ₹2.5 है तो ₹1 इंडिया है। पाकिस्तान तबाह होता गया आर्मी की गलत पॉलिसियों की वजह से। और एथनिक माइनॉरिटीज़ की आपने जो कहा, तो सब्जुगेशन एवरी माइनॉरिटी का कंटिन्यूस है। 1992 में जो मिलिट्री ऑपरेशन मुहाजिरों के ऊपर शुरू किया गया, 30 से 35 हज़ार लोग एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिए इन्होंने। सिंधियों के खिलाफ हमेशा ऑपरेशन होता रहा है और सिंधियों का एक बदकिस्मती ये है कि सिंधियों का एक्सप्लॉइटेशन सिंधियों के हाथों हुआ है। इसलिए कि सिंधी जागीरदार जो है ना, वो पंजाबी आर्मी के साथ मिलके इस रिसोर्सफुल प्रोविंस को लूट मार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चला सिंध रहा है। सिंध से 70% नेशनल एक्सचेकर को जाता है, लेकिन इन्होंने सिंधियों का सब्जुगेशन अपने ही पार्टनर्स जागीरदार जो हैं उनके साथ ज़रिए किया। आम सिंधी की ज़िंदगी बर्बाद है। आप अंदरूनी सिंध चले जाए ना, तो एक मोइनजोदाड़ो इलाका है जो 5000 साल पुराना है। उसके खंडरात जो निकले हैं उसमें आप देखेंगे तो चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, नालियां हैं, सफाई के सिस्टम नज़र आते हैं, खुले मकानात हैं। वो मोइनजोदाड़ो 5000 साल पुराना इज़ मच डेवलप्ड देन लाड़काना। लाड़काना जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर आया, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर आई, कई चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन लाड़काना आज आपको गाँव एक टूटे-फूटे गाँव जैसा लगेगा। सिवाय भुट्टो के मज़ार के वहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कच्चे मकानात हैं, गंदगी का आलम है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जागीरदारों के बंगले मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंध का एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से हो रहा है। बलोचों का तो जेनोसाइड ही चल रहा है। हज़ारों बलोच मिसिंग पर्सन्स की बीवी, बेटी, माँ, बहनें कराची प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कई सालों से राउंड द क्लॉक इनका धरना जारी है। आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगी, कोई उनके बारे में बात करता नज़र नहीं आएगा, लेकिन उनका धरना जारी है कि एक औरत वहाँ पे एक बोर्ड लेके कई साल से बैठी है कि मुझे इतना बता दो कि मैं बेवा हूँ कि नहीं हूँ। ये आलम है कि उठा के ले जाते हैं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई ह्यूमन राइट नहीं है। और पख्तूनों के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, वो ये हुई है कि पख्तूनों को पहले तो पार्टनर बना के, चूँकि आर्मी में काफ़ी पख्तून थे, अयूब खान, याया खान, इस तरह, लेकिन पार्टनर बना के तो चलते रहे, लेकिन पख्तून को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेशनली कहीं कोई एक्सरसाइज होती है ना टेररिज्म के लिए कि बताना है आम आदमी को कि टेररिज्म, तो टेररिस्ट का जो स्टैच्यू खड़ा किया जाता है उस पर पख्तून ड्रेस पहनाया जाता है। पख्तून को रियलाइज हुआ कि यार इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेररिस्ट भी हम हैं और विक्टिम भी हम हैं। तालिबान किससे लड़ रहा है अफगानिस्तान में? पख्तूनों के साथ, मुसलमानों के साथ। केपीके में हर कुछ किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आम पख्तूनों को रोक के जलील किया जाता है, रिश्वतें ली जाती हैं, कपड़े उतार के तलाशियाँ ली जाती हैं हर कुछ किलोमीटर बाद। किसी का घर महफूज नहीं है, जब मर्जी आती है आर्मी छापा मारती है किसी के घर में, चादर चार दीवारी की बेहुरमती करती है, लूटमार करती है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स है नहीं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं कि कश्मीर में है ना, भारत ने कर्फ्यू लगा के रखा है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आज भी आम पाकिस्तानी ये समझता है कश्मीर में
कर्फ्यू लगाए, हाँ। जबकि कश्मीर में लाइफ रवां-दवां है। इवन आर्टिकल 370 के बाद भी मैंने 1 महीने बाद एक दोस्त को कश्मीर में फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कर्फ्यू लगा हुआ है। उसने कहा आधे घंटे बाद मैं बताता हूँ। आधे घंटे बाद इसने बाज़ार में जाके वीडियो बना के भेज दी। इसने कहा भाई ये हमारे बाज़ार खुले पड़े हैं, ये सब है। पाकिस्तान में कह लें कर्फ्यू है, बलूचिस्तान से खबर बाहर नहीं आती, एक मीडिया की उधर आवाज़ नहीं है। पख्तूनिस्तान के एरियाओं के तबाह है, केपी के जो है तबाह हाल है सोसाइटी, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई इशू उठाने वाला नहीं है। ये लोग आ जाते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट आ जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स आ जाएगा, कर्नाटका में एक लड़की ने हिजाब पहना तो हिंदू सफरोन आ गया। भाई वो हिंदू सफरोन ने टच तक नहीं किया उस लड़की को। दिस इज द डिफरेंस। पीसफुल प्रोटेस्ट इज राइट ऑफ एवरी सोसाइटी, इट हैपन्स एवरीवेयर। ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ ना अमेरिका में, हर जगह होता है। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें तो पीसफुल प्रोटेस्ट की भी इजाज़त नहीं है। बलोच कैंप जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेस क्लब्स के बाहर लगे, आए दिन वहाँ पे आर्मी घुस जाती है, उनको मार 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 के भगाती है, फिर कुछ घंटों बाद वो आके बैठ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एथनिक माइनॉरिटीज़ का हाल है। साथ में एक ऐसी माइनॉरिटी एथनिक जो कि पाकिस्तान की नहीं है लेकिन पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो है कश्मीरी, जम्मू के लोग और गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पार्ट्स ऑफ भारत हैं। उनका हाल किसी से कम नहीं है। मतलब अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो सारे लोगों का हाल एक दूसरे से ज़्यादा ही ख़राब है। पीओके के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ। मैंने जिनीवा में एक कश्मीरी से पूछा, मैंने कहा आपने दोनों इलाके देखे हैं, पीओके भी देखा है, इंडियन स्टेट भी देखी है, उस वक्त स्टेट थी, तो क्या फ़र्क लगा? इसने कहा एक ऊंची जगह पे आप खड़े हो जाए ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आप भारत वाली साइड पे देखेंगे तो जंगल ही जंगल नज़र आएंगे, हरा भरा नज़र आएगा, बड़े बड़े हाईवे नज़र आएंगे। और इस तरफ देखें तो सफा चट मैदान, सारे दरख्त काट के खा गई आर्मी, सारा जंगल ख़त्म कर दिया वहाँ पे। दूसरा उसने मुझे कहा कि आपको कश्मीरी ज़बान सुननी है ना, तो आप कश्मीर, श्रीनगर, बारामुल्ला हर जगह जाएंगे ना, आपको कश्मीरी ज़बान मिलेगी। आप मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर चले जाएँ, वहाँ पे पंजाबी ज़बान मिलेगी आपको। बोले कश्मीरी ड्रेस देखना है ना, तो आप श्रीनगर में जाएँ तो आपको सारे कश्मीरी ड्रेस, वो लंबा जो ड्रेस होता है और उसमें मिलेंगे। कहता है इस तरफ आओ शलवार कमीज़ पंजाबी चल रही है। बोले खाने, ज़बान, डेमोग्राफ़ी पूरी चेंज कर दी है और कश्मीरी को इसका एहसास तक नहीं हुआ कि 70 सालों में इन्होंने कश्मीर पीओके को पंजाब बना दिया है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, दुनिया से काट के रखा हुआ है। रिसोर्सेज सारे देखें, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है वहाँ का? पानी। उनके अपने लोग मीलों चल के पानी भर के लाते हैं भाई, पानी पीने को नहीं है। दूसरा, उस पानी से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी पीओके की है, जबकि मंगला डैम, तरबेला डैम, पता नहीं कौन कौन से डैम बना के पूरे पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी पीओके से आ रही है। लेकिन पीओके के लोगों को सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग का फेस करना पड़ता है। ये है हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ का। इसमें मैं एक ऐड करूँगा एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से, कि पंजाबी एक्सप्लॉयटेटर को अब पार्टनर मिला है चाइनीज़ एक्सप्लॉयटेटर, जो कि राइट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है सीपेक, ग्वादर ग्वादर बलूचिस्तान पे ख़त्म बलूचिस्तान। होता है। वो पूरे इलाके चाइनाइजेशन हो गई हैं। हर थोड़े अरसे बाद आपको नज़र आएगा कि एक चाइनीज़ कॉलोनी है, इंजीनियर चाइनीज़ आते हैं, अक्सर केसेस में मज़दूर तक चाइना से आते हैं। मशीनरी जो ट्रैक्टर और वो क्रेन और ये जो होते हैं, वो सब चाइना से किराए पे लाई जाती है। चाइना उस सीपेक का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। चाइनीज़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, चाइनीज़ बिज़नेसमैनों के वारे न्यारे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग परेशान हैं कि एक तरफ पंजाबी आर्मी थी, अब तो ये चाइनीज़ आ गए हैं। जिस स्पीड से ये इन्वेजन चल रहा है, हो सकता है 20 साल बाद यहाँ पे चाइनीज़ ज़बान आम हो जाए। अरे भाई, आज भी इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी कुछ आ रहा है कि पाकिस्तानी महिलाओं से चाइनीज़ की शादी भी करा रहे हैं, इंटर मैरिजेस भी हो रही हैं, और वहाँ के स्कूल में जो है कम से कम बालूचिस्तान में जो है प्राइमरी एजुकेशन में चाइनीज़ भी पढ़ाया जा रहा है। ये इसको किस तरह देखते हैं? ये कल्चरल इन्वेजन है या चाइनीज़ डोमिनेंस जो है भविष्य में आप देखते हैं वहाँ पे? भारत के स्टूडेंट कहीं पढ़ रहा होता है, भारत कोई मसला होता है, फ़ौरन इनको एक-एक को गिन-गिन के अपने बंदे को लाता है, उसकी हिफ़ाज़त को सिक्योर करता है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके सिविलियंस को आर्मी
तबाह कर रही है। ये जो आपने बात की, इसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन माइनॉरिटी लड़कियों के साथ ये हुआ है। और मैं चूँकि गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये दलाल हैं। ये लड़कियों को बेच रहे हैं, रिश्वत के तौर पे चाइनीज़ों को दे रहे हैं। एक लड़की वहाँ से वापस आई, उसने उसका आपको यूट्यूब पे कहीं भी आप वायरल वीडियो है वो, उसने इंटरव्यू दिया। उसने कहा हमें यहाँ पे चाइनीज़ के साथ शादी करके चाइना भेजा जाता है। वो कुछ अरसे हमें यूज़ करके वहाँ पे हमसे धंधा कराता है, और फिर इसके बाद जब हमारी बिल्कुल ही हालत ख़त्म हो जाती है, तो हमारे ऑर्गन्स बेच के हमें वहाँ दफ़न कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान उनको पूछता ही नहीं है पीछे कि आपका कौन वहाँ पे लड़की गई है कि, क्योंकि ये दलाल हैं, बेचते हैं। डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए इनको हर चीज़ के लिए, चाइना से पैसा आता रहे, ये दे रहे हैं। 2000 लड़कियों के एक वो है कि चाइना में गायब हैं, पता ही नहीं चला। ऑर्गन इनके निकाल के पहले इनका खूब हिसाब-किताब कर लेते हैं, जितने साल इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उनके ऑर्गन्स बेच के, निकाल के, बेच के उनको दफ़न कर देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आपकी स्टेट स्टेट जैसे भारत स्टेट है, बच्चों की अपनी जनता की माँ है, उसका ख़्याल रखती है, उसका हिसाब-किताब रखती है कि वो कहीं उसके साथ अत्याचार नहीं हो रहा, कहीं भी कुछ होता है। पाकिस्तानी लावारिस हैं। ये लड़कियाँ बेचारी, बिल्कुल इनके साथ ये चीज़ हुई है जो आप बता रहे हैं, चाइना में इनके साथ इंसानियत से सलूक हुआ है। इसमें अरे आखिरी सवाल ये है, जो अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त को जो है चेंज आया, तालिबान आया है और पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया गया, और ये एक परसेप्शन भी है कि तालिबान को लाने में जो है पाकिस्तान ने बड़ा मदद की। और फिर मैं देख रहा हूँ उसके बाद जो ये उससे ये भी लगा कि वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है तहरीके पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान जो है, जिसको इन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके हुआ जो बात जो घटनाएँ हुई, ठीक हुआ उसके उल्टे। आज भी वो अफ़गानिस्तान में है टीटीपी, और तालिबान आज भी कमिट नहीं कर रहा उनको ख़त्म करने के लिए। और सबसे बड़ी मुझे जो आपसे जानकारी लेनी है कि ये टीटीपी डूरेंट लाइन नहीं मानती। वो कहते हैं हमारा, और अटक तक जो है क्लेम करते। तालिबान भी नहीं करते डूरेंट लाइन को, और जो बाड़े लगा रही थी पाकिस्तान सर, उनको मार-मार के भगा दिया। तो क्या भविष्य में आप क्या इस तरह का विज़न देखते हैं कि तालिबान और तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये मिलके कहीं डूरेंट लाइन खा ही ना जाए और पाकिस्तान के घाटे का सौदा ना करना पड़े केकेपी में? पुष्कर भाई, आपने कहा पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की अफ़गानिस्तान टेक ओवर के लिए। पाकिस्तान डायरेक्टर था इस फ़िल्म का। पाकिस्तान का स्क्रिप्ट था पूरा। पाकिस्तान ने जब 2001 में मुशर्रफ को बुश का फ़ोन आता है कि तालिबान को उठाना है, तो पाकिस्तान ने बड़े-बड़े तालिबान कमांडर, ख़ास तौर पे हक्कानीज़ को बचा के रखा, बेगुनाह पख्तूनों को पकड़-पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। तालिबान पाकिस्तान की प्राउड क्रिएशन है। पाकिस्तान देखें भारत क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है, दुनिया के हर मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ़ टेररिज़्म है। हम टेररिस्ट बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया और अफ़गानिस्तान है, टेररिज़्म के हवाले से। तालिबान पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, उसकी बाय प्रोडक्ट है टीटीपी। अब मसला ये है कि जो 14 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी ने टेक ओवर कराया अफ़गानिस्तान का तालिबान के ज़रिए, तो अफ़गानिस्तान की जो 3 लाख की फ़ौज थी, उनको पाकिस्तान ने पहले ही खरीद लिया था, और उनको इस पहले ही कह दिया था कि आप मुकाबला नहीं करेंगे। पूरी सेटिंग पाकिस्तान ने की थी। पंजशीर वैली में आज भी पाकिस्तान की हाज़िर सर्विस आर्मी लड़ रही है, तालिबान नहीं लड़ रहे। अब आते हैं ड्यूरेंट लाइन की तरफ। ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ और ब्रिटिश इंडिया और अफ़गान बादशाह के दरमियान का एक एग्रीमेंट था 100 साल का। वो 100 साल गुज़र चुके। वो एग्रीमेंट इसलिए था कि जब ब्रिटिश इंडिया पे कब्ज़ा करके जब ये वेस्ट साइड पे एक्सपेंड करने लगे, तो अफ़गानिस्तान के आज ड्यूरेंट लाइन एरिया तक पहुँच के अंग्रेज़ थक गया। अंग्रेज़ ने कहा यार ये जंगजू कौम है, अब आगे हमें अपना जो कब्ज़ा वाला इलाका है इसको कंसोलिडेट करना है, तो इन्होंने बादशाह के साथ एग्रीमेंट करके ड्यूरेंट लाइन बनाई, जिसको किसी पख्तून ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी। तालिबान ने भी शुरू से एक ही बात की है कि हम ड्यूरेंट लाइन को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा डिवीज़न है, इसको ख़त्म होना है और पख्तून्स को यूनाइट होना है। तो ड्यूरेंट लाइन को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तान ने यूनिलेटरल
डिसीजन के तहत बाड़ लगानी शुरू की। वो बाड़ तालिबान ने आके उखाड़नी शुरू कर दी। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हमारे बच्चे हैं तालिबान, वो बात मान जाएंगे और वो ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेंगे। उन्होंने कहा बॉर्डर तो एक तरफ, तुमने बाढ़ कैसे लगाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाढ़ जगह जगह से उतारी, आर्मी आई तो इन्होंने ऐलान किया कि कुत्तों की तरह मारेंगे। ये वीडियो मौजूद है, इन्होंने इस लाउड स्पीकर पे बोला कुत्तों की तरह मारेंगे अगर तुम लोग आगे बढ़े तो। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान का वो फैक्शन है जो तालिबानी शरिया पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी और पंजाबी बहुत हैं उसमें। अच्छा, पंजाबी बहुत हैं। ये साउथ पंजाब में सराइकी बेल्ट में इनके मदरसों में ये टीटीपी वाले बने हैं, पंजाबी बहुत हैं। जब अशरफ गनी का पीरियड था तो चूंकि वो अमेरिकन बैक थी अशरफ गनी गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान के टीटीपी वाले इतनी बगावत कर चुके थे, 70,000 पाकिस्तानी मार दिए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चों को और टीचरों को मार दिया था। तो पाकिस्तान के कहने पे अशरफ गनी गवर्नमेंट ने बेशुमार टीटीपी लीडर्स को जेल में डाल दिया था। लेकिन जिस दिन तालिबान ने अफगानिस्तान टेक ओवर किया, बगराम जेल के दरवाजे खोल दिए, सारे टीटीपी वाले आज़ाद कर दिए, तो पाकिस्तान के कान खड़े हुए। फिर लाहौर इस्लामाबाद में एक मस्जिद है, लाल मस्जिद, और इसके साथ है जामिया हफ्सा यूनिवर्सिटी। मुशर्रफ पीरियड में आपको याद होगा कि इन्होंने पूरा इस्लामाबाद टेक ओवर कर लिया था। और फिर तो उस मस्जिद का जो दो भाई चलाते थे, मौलवी अब्दुल अजीज़ और गाजी, तो गाजी तो मुशर्रफ के उस ऑपरेशन में मारा गया था और मौलवी अब्दुल अजीज़ बुर्का पहन के भागते हुए पकड़ा गया था। बाद में इसको अदालत ने छोड़ दिया था। वो टीटीपी का पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है। जिस दिन तालिबान का टेक ओवर हुआ, अगले दिन इसने लाल मस्जिद इस्लामाबाद पे तालिबान का झंडा लहरा दिया। उसका इंटरव्यू मौजूद है कि पाकिस्तान में तालिबानी शरिया हम हर हाल में नाफिज करा के रहेंगे। तो टीटीपी के लोग पाकिस्तान में, एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है अमेरिका के थिंक टैंक की, कि तालिबान टेक ओवर के बाद पाकिस्तान में 170% इजाफा हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। ख़ास तौर पे केपी के साइड पे रोज़ ही एफसी पे हमला हो रहा है, बम धमाके हो रहे हैं। टाइम देखिए कितना हुआ, 2 मिनट में बैठे। तो रोज़ ही हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से। आपने कहा कि आगे चल के एक बात तो अटल है, ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा। अटक तक आपने कहा, मैं कहता हूं कि आज का जो पंजाब और केपीके का बॉर्डर है, उसके कई इलाके पंजाब में जो आज हैं वो असल में पख्तून हैं। इमरान खान का बर्थ प्लेस मियाँ वाली पख्तून है। इन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में पंजाब को बहुत बड़ा किया था। ये एक 100 साल की प्लानिंग थी। उन्होंने पंजाब को एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाना था, बहुत बढ़ाया। सिंध, मुल्तान सिंध का हिस्सा होता था आज पंजाब में। ये जो मियाँ वाली है और उस तरफ के काफ़ी इलाके पख्तून हैं जो कि पंजाब में शामिल किए गए हैं। जिस दिन अफ़गानिस्तान पावरफुल हुआ ना, और जिस दिन सिंधु देश बलूचिस्तान आज़ाद हुआ ना, मैं कहता हूँ ये आधा पंजाब भी ले जाएंगे। अरे भाई, आपने जो नया जो डिस्कोर्स दिया मुझको तो काफ़ी मालूम था, लेकिन ये जो पंजाब और इसका आपने बताया, तो ये तो एक ऐसी बात है कि भविष्य में इसलिए पाकिस्तान का विघटन कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा सारी समस्या का अंत भी तभी होगा जब विघटन होगा। मुझे एक भारतीय जर्नलिस्ट ने दिल्ली में सवाल किया कि भाई आप भारत में आतंक का एंड किस तरह देखते हैं, क्या हल है? मैं कहा सिंपल है, मुश्किल भी है। पाकिस्तान के हिस्से हो जाएं, सिंधु देश आज़ाद हो जाए, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, केपी के चला जाए, पख्तूनिस्तान आज़ाद पख्तूनिस्तान बन जाए, अफ़गानिस्तान में चला जाए, उनका मसला है। सारे रीजन में शांति हो जाएगी, सारा ग्लोबल टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान अब अपनी एक्सपायरी डेट गुजार चुका है, अब इसको ख़त्म होना है। ये ख़त्म नहीं होगा तो ग्लोबल पीस इज़ एट डेंजर। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।